अब मैं आपको थोड़ा-सा मेरे बारे में इंट्रोडक्शन कर देता हूँ, फिर हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे और फिर कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है? बहुत-बहुत गुड इवनिंग। बेसिकली मेरा नाम मुकेश गोयल है एंड और मैं डॉक्टर लगाता हूँ, आपके नाम के आगे आपने देखा होगा, ये डॉक्टर मुकेश गोयल। ये डॉक्टर मैं इसलिए लगाता हूँ, क्योंकि मैंने पीएचडी किया है और पीएचडी मैंने किया है एनवायरमेंटल साइंस में। ईवीएस में मेरा पीएचडी है, ये ध्यान रखें और ईवीएस में ही मेरा जेआरएफ है, ठीक है? और लगभग मैं 2013-14 से इन्वायरमेंट साइंस पढ़ा रहा हूँ और यूजीसी नेट का पेपर 1 पढ़ा रहा हूँ। लगभग 10 साल हो गए हैं, ठीक है? अपना यूट्यूब चैनल है, आपको पता है, अपना वेबसाइट पे आप जो जुड़े हुए हैं या मोबाइल ऐप पे। हाँ, ठीक है? इधर रेज हैंड का भी ऑप्शन है, आप अगर जाओगे ना रेज हैंड का ऑप्शन है, मुझसे आप बात भी कर सकते हो। आपको एक रेज हैंड का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहां आप क्लिक करोगे तो रेज हैंड की वो है, मतलब आप मुझसे बात कर सकते हो, जैसे अभी लिख रहे हो तो आप बात कर कम्युनिकेट भी कर सकते हो, ठीक है? और अब बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रहना है, एकाग्र रहना है। चलो, अब हम बात करते हैं बेसिक से लेके। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंट बेसिकली होता क्या है? इन्वायरमेंट क्या है? अगर आपको का हिंदी थोड़ा हो सकता है कई बच्चों का कमजोर हो, लेकिन मैं हिंदी से थोड़ा सा इस शब्द को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन्वायरमेंट को हिंदी में आपको पता है क्या बोलते हैं? अगर ये शब्द आपको पता है तो पर्यावरण बोलते हैं, ठीक है ना? और अगर इसको हम तोड़ते हैं तो दिस विल बी प्री प्लस आवरण, ये होगा। यानी प्री का मतलब होता है आपके चारों ओर, ठीक है ना? आपके चारों ओर, यानी कि आपके चारों ओर का जो आवरण है बेसिकली वही पर्यावरण है। कहने का मतलब जो हमारी सराउंडिंग है ना, चाहे वो बायोटिक हो यानी कि जैविक हो, है ना, लिविंग, या फिर एबायोटिक हो, कोई भी हो, बायोटिक हो या फिर एबायोटिक, है ना, लिविंग या नॉन लिविंग, कोई भी हो, वो जो हमारी सराउंडिंग है वो क्या है? इन्वायरमेंट है। आपको पता है लिविंग में क्या है? जैसे बेसिकली हम बात करें, लिविंग में क्या हो गया? पेड़ पौधे होंगे, वो लिविंग हो गए सब, एक दूसरे, बहुत सारे जीव हैं, ठीक है ना? तो वो सब बायोटिक में होंगे। एबायोटिक में क्या हो गया? डिफरेंट डिफरेंट गैसेज हो गई, ठीक है, ह्यूमिडिटी हो गई, रेन हो गई, ये सब टेम्परेचर हो गया, ये सब का जो इंटरेक्शन है बेसिकली, ये हमारा जो सराउंडिंग है, चाहे बायोटिक हो एबायोटिक हो, वो सब कुछ क्या है? वो इन्वायरमेंट है। क्या है? वो इन्वायरमेंट है, जो हमारा सराउंडिंग है ना, आपका आवरण है। तो बेसिकली अगर हम बात करें, जो ये इन्वायरमेंट है, ये एक पूरा ब्रॉड टर्म हो गया इन्वायरमेंट, है ना? इस इन्वायरमेंट के अंदर हम बेसिकली 4 कंपोनेंट पढ़ते हैं। क्या क्या 4 कंपोनेंट होता है? एक हम शब्द पढ़ते हैं, आपको पता है, एटमॉस्फेयर। क्या पढ़ते हैं? एटमॉस्फेयर, ठीक है। एक शब्द पढ़ते हैं हम हाइड्रोस्फेयर। क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोस्फेयर। There are 4 component of environment. First atmosphere, hydrosphere, that is lithosphere, and next is biosphere. ये 4 बेसिकली क्या है? हमारे पास कंपोनेंट है इन्वायरमेंट के। एटमॉस्फेयर में बेसिकली किसकी बात करेंगे हम? जो एटमॉस्फेयर में एयर का इन्वेलप है, तो यहाँ पे एयर की बात होगी। जो एयर का इन्वेलप है हमारे चारों ओर, बेसिकली एयर का, है ना, यानी कि एयर, या फिर हम ये कह सकते हैं, एयर को हम एक बात और कह सकते हैं, दिस इज द मिक्सचर ऑफ गैसेज। ये भी कह सकते हैं दिस इज मिक्सचर ऑफ गैसेज। ये तो हो गया एटमॉस्फेयर, जो हमारे चारों ओर बेसिकली एयर है। हाइड्रोस्फेयर में बेसिकली बात होगी वाटर की। किसकी होगी? वाटर की। वाटर आपको पता है, वाटर कहाँ पे है? वाटर कहाँ पे है? वाटर बेस, अपना सरफेस पे भी वाटर है, अंडरग्राउंड भी वाटर है, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर भी है, ठीक है, ये सब हो गया। लिथोस्फेयर में बेसिकली हम बात करते हैं, है ना, आइस कैप्स वगैरह में सब जगह है। और लिथोस्फेयर की हम बात करें तो वो होता है, ये हमारा जो, जैसे हम अर्थ के बारे में बात करते हैं तो जो क्रस्ट है, जो सोइल है, ये पूरा स्थल की जो बात करते हैं वो लिथोस्फेयर में आ गया। और बायोस्फेयर में बेसिकली जीव के बारे में हम बात करते हैं, जैव के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो दीज आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ आवर इन्वायरमेंट: एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, अब मैं भी क्वेश्चन पूछूं आपसे, आपसे पूछ ले कि व्हाट विच वन इज द मोस्ट डायनेमिक कंपोनेंट ऑफ दीज। आपसे अगर पूछ ले इन चारों में से कौन सा कंपोनेंट है वो मोस्ट डायनेमिक है, मोस्ट डायनेमिक है, मोस्ट डायनेमिक, जो बहुत जल्दी जल्दी बदल सकता है। विच वन इज द मोस्ट डायनेमिक? मोस्ट डायनेमिक इज एटमॉस्फेयर। वेरी नाइस, जो एटमॉस्फेयर को कर रहे हैं, दैट विल बी करेक्ट। मोस्ट डायनेमिक क्या होगा? एटमॉस्फेयर। क्योंकि एटमॉस्फेयर हम बात किसकी करते हैं? एयर की बात करते हैं बेसिकली। और आपको पता है, जैसे वो गाना नहीं सुना आपने,
मौसम की तरह तुम बदल तो नहीं जाओगे। तो मौसम बदलता रहता है, एयर का एनुअल, तो मौसम तो बदल रहा है, ये ठीक है। तो एटमॉस्फेयर बदलता सब है, ये तो प्रकृति का रूल है, बेसिकली दिस इज द नेचर। लेकिन अगर मोस्ट डायनेमिक की बात करें तो एटमॉस्फेयर है, ठीक है। दो शब्द अगर की बात करें, एक शब्द होता है, आपने पढ़ा है, वेदर। क्या होता है? वेदर। और सेकंड इज क्लाइमेट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स? वेदर एंड क्लाइमेट, क्या डिफरेंस होता है वेदर एंड क्लाइमेट में? बोलिए भाई, क्या डिफरेंस होता है वेदर एंड क्लाइमेट में? वन ऑफ आवर स्टूडेंट रेज हैंड, देखते हैं। एहसान जी ने रेज हैंड किया है। हेलो, हेलो। सर। हेलो सर। हाँ गुड एहसान जी, इवनिंग वेरी सर। गुड इवनिंग। सर जो वेदर होते हैं वो शॉर्ट टर्म फिनोमिना होते हैं, क्लाइमेट जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म में हम कंसिडर करते हैं सर। वेरी नाइस। वेदर फॉर शॉर्ट टर्म और जी सर। क्लाइमेट फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म। ठीक है, ऑलमोस्ट नाइस। क्लियर है सर। हाँ ठीक है ना। सर एक कंफ्यूजन था, वो लिथोस्फीयर जो है, हाँ हाँ। इसमें हम सारी अर्थ लेते हैं क्या, वो क्रस्ट और अपर मेंटल का पार्ट लेते हैं? नहीं, अब वो भी ले लेते हैं, बेसिकली रॉक्स का पूरा आ जाता है उसमें। सर पूरी पूरी अर्थ का लेते हैं या वही देखो, कुछ जैसे? अगर हम अंडरग्राउंड वाटर चले गए वहां जी तक सर। तो, अगर वहां पे वाटर कंटेंट आ गया तो वाटर हाइड्रोस्फीयर में होगा, और वो लिथोस्फीयर में ही है कंप्लीट। जी सर। ठीक है ना। जी सर। पूरा यस। रॉक्स वगैरह, रॉक तो कहीं भी कितनी डेप्थ पे चलती रहेगी ना, तो पूरा रॉक्स जी वाला पूरा का पूरा पार्ट आएगा। जी सर। जी सर। ठीक है। जी सर। चलो, थैंक यू। तो ये बात है। तो इसीलिए वो गाना यूं तो नहीं ना कि तुम क्लाइमेट की तरह बदल तो नहीं जाओगे। क्या गाना है वो? वेदर की तरह बदल, मौसम की तरह है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि जलवायु की तरह बदल तो नहीं जाओगे। ठीक है, वो इसीलिए नहीं है क्योंकि आपको पता है जलवायु, क्लाइमेट तो लॉन्ग टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए क्या है? वेदर। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई डाउट है आपको? एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, सब कुछ इंटरेक्शन लग रहा है, अब आनंद आ रहा है थोड़ा पढ़ने का? ठीक है। थोड़ा देखो, बिल्कुल एकदम कॉन्सेंट्रेट रहना है, बिल्कुल एकाग्र रहना है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट। ठीक है ना। हम्म। चलो ठीक है। अब बेसिकली हम एक एक कंपोनेंट की बात करते हैं। सबसे पहले हम एटमॉस्फेयर के बारे में बात करते हैं, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बिल्कुल दिमाग में अच्छे से एक डीप ब्रीथ करके सुनना है आपको। बेसिकली एटमॉस्फेयर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम बात करें स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहले हम अगर एटमॉस्फेयर की बात करें, एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर की हमने बात की थी कि ये मिक्सचर ऑफ गैसेज है, इनविजिबल जो गैसेज है, या फिर हमारे सराउंडिंग का जो एयर है, बेसिकली जो एयर से हम घिरा हुआ है अर्थ, वही हमारा एटमॉस्फेयर है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं, तो एयर का डेंसिटी है वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? अगर हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं तो एयर का डेंसिटी कम होगा या ज्यादा होगा? बोलिए। एयर का डेंसिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। एयर का डेंसिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। वेरी नाइस। ठीक है। क्या होगा? लो होगा, डिक्रीज होगा, कम होता जाएगा। लेकिन एक बार नेट के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, और सेट में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और आपसे भी अलग से जेके पीएससी वगैरह के जो ये स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं उसमें भी पूछा जाता है कि आप, हम ये जानते हैं कि लगभग अगर हम बात करें ना, एक निश्चित हाइट के बाद एयर की डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है। तो क्या कारण है कि लगभग 99% अर्थ के आसपास ही है? इसके पीछे का कारण क्या है? क्या कारण है? कौन सा फोर्स लगता है जिसकी वजह से एयर की डेंसिटी अर्थ के आसपास ज्यादा है? दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। याद रखना। कई बार ऑप्शंस में कैसे दे दिया उन्होंने, प्रेशर दे दिया, कुछ और दे दिया, तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है। दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा है? दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन वो पकड़ के रखता है। ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और आपको पता है कि हम अर्थ पे क्यों रह पाते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पर एकदम बढ़िया कंडीशन दी हुई है, ऑप्टिमम कंडीशन है जो हमारी लाइफ को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे प्रॉपर हमारे पास जो एयर का मिक्सचर है, बेसिकली गैसेज है, वाटर है, इसीलिए ये सपोर्ट कर रहा है। अब मैं आपके सामने एक बहुत ही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ आ रहा हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है, वो भी मैं क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा, पोल दे के पूछूंगा, पहले कंसेप्ट को सुनना है। अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो दीज आर गैसेज, ये एटमॉस्फेयर में गैसेज हैं। यहाँ पे आपको परसेंटेज में दी हुई है ना, और यहाँ पे दी हुई है पीपीएम में, पार्ट्स पर मिलियन में, ठीक है। अगर बात करें सबसे ज्यादा गैस, अगर परसेंटेज में बात करें तो नाइट्रोजन है, लगभग 78.08% है। उसके बाद बात करें तो ऑक्सीजन है, लगभग 20.94 है, यानी कि लगभग 21% है। फिर है आर्गन 0.934%, है ना। और उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड फोर्थ नंबर पे, फिर नियोन है, फिर हीलियम है, फिर मीथेन है, फिर क्रिप्टॉन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर जिनोन है। ये बेसिकली आपको क्या होता है, हमें यहां तक तो याद रह जाता है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को थोड़ा बढ़ा लेना, दिस इज 0.04, यहां कर देना, है ना। ये अभी थोड़ा अपडेट है चीज, यहाँ पे 0.04% कर लेना। अब आपको देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, यहां तक तो आपको याद रह जाता है। लेकिन अगर बाद में हम देखें, ये जो नियोन है, हीलियम है, मीथेन है, क्रिप्टोन है, हाइड्रोजन है, जिनोन है, यहां तक भी आपको याद रखना है। तो यहां अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो जो गैसेस का कंसेंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में। अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो जो गैसेस का कंसेंट्रेशन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज होता हुआ आ रहा है। तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, मैं वो क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, आप क्या आंसर करते, ये डिक्रीज होता हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज, देखिए ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन से कितना गुना ज्यादा लग रही है आपको, ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन से कितना गुना ज्यादा लग रही है, एक बार अप्रोक्स अप्रोक्स कितना गुना ज्यादा लग रही है बताइए, अप्रोक्स कितना गुना ज्यादा लग रही है, अप्रोक्स 4 गुना ज्यादा लग रही है। यहाँ पे अगर 20 कर दो, यहाँ लगभग 80 कर दो, लगभग लग रहा है कि नहीं लग रहा, 3 और 4 टाइम्स मान सकते हैं। अरे बोलो है कि नहीं, जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन से कितना ज्यादा है, 3 और 4 टाइम्स ज्यादा है। ऐसा क्यों है, देखो नेचर ने जो किया है वो बहुत सोच समझ के किया है। आप ऐसे ही थोड़ी मजाक में कर दिया, ऐसे ही कर दो नाइट्रोजन इतनी कर दो, कोई बैठे थे कोई ऐसे थोड़ी होता है। ये इसके पीछे कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आग लगती है। क्या लगती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आग लगती है। तो आप मुझे बताइए, मैं यहां बैठा हूं, मैंने तिल्ली जलाई, यहां भी ऑक्सीजन, 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 तो मैंने तिल्ली जलाई, पूरी दुनिया में आग लग जानी चाहिए। लेकिन उसके पीछे नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, वो आगे फैलने नहीं दे रही। एक के पीछे 4 है, एक कहती है मैं जलाऊंगी, 4 कहती है तू जला के तो दिखा। तो देखिए प्रकृति ने कितना संतुलन बना के रखा हुआ है। नहीं देखे आप, नहीं समझे आप, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लगती है तो ये हर जगह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो एकदम हो जाना चाहिए था धड़ाम। लेकिन नहीं, नाइट्रोजन इनर्ट है, वो कह रही है जला तो, एक लगाने वाली है तो 4 बुझाने वाली है। मेरी बात समझ रहे हो। और जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं ना, चिप्स के पैकेट देखे होंगे आपने, तो कई लोग कहते हैं ना यार इसमें चिप्स तो देता ही नहीं, हवा बेचता है। अरे हवा नहीं होती, उसमें नाइट्रोजन होती है बेसिकली, क्योंकि नाइट्रोजन जो होती है वो कंटेमिनेट नहीं होने देता। नाइट्रोजन होता है वो कंटेमिनेट नहीं होना देता। जैसे मैं एक शॉप पे गया, है ना, मैं यहाँ पे दूध लाने जाता हूँ, तो शॉप में गया तो वो क्या कर रहा था, अपने जो चिप्स के पैकेट्स है ना वो अपनी अलमीरा में ऐसे सजा रहा था। तो चिप्स के पैकेट में हवा होने की वजह से वो ऐसे नीचे गिर रहे थे, ऐसे नीचे गिर रहे थे। तो उसने एक लड़का बिठा रखा था छोटा, वो बोला इसमें ना सुई मारता रहे और मैं ऐसे हवा निकाल के इसको सेट कर देता हूँ। और वो सुई, मैं पहुंच गया, मैंने बोला भाई क्या कर रहा है, ये गलत कर रहा है तू, ये खराब हो जाएगी। तो बोला रहने दो यार, आप लोगों को कुछ नहीं पता। मैंने कहा ठीक है। मैं 2-4 दिन बाद गया, बोले यार मास्टर जी वो तो रेड हो गई सारी। मैंने कहा तेरे को कहा नहीं था कि इसमें नाइट्रोजन होता है, वो कंटेमिनेट नहीं होने देता। आप देखते ना कुछ चिप्स रेड हो गई, उसमें गैसेज नहीं होती वो। तो जो भी हम पैकेजिंग का फूड वगैरह देखते हैं उसमें नाइट्रोजन बेसिकली होता है, तो ये नाइट्रोजन का यूज भी है। आप बात समझ रहे हो मेरी। तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन है वो कहां कहां यूज हो रहा है, बेसिकली इनर्ट है, वो इनर्ट गैस है, रिएक्ट नहीं करने देता। ठीक है, यहां तक बात समझे हो, अरे यहां तक बात समझे हो क्या। हाँ, एक बार सब लोग बोलो, सब समझे हो, हाँ बिल्कुल कनेक्ट रहो, प्लीज कनेक्ट रहो। कोई भी सोएगा नहीं क्लास में, है ना, कोई भी उबासी नहीं मारेगा ऐसे, ऐसे नहीं, एकदम कॉन्सेंट्रेट रहो। ठीक है, जितना कॉन्सेंट्रेट रहोगे उतना अच्छा फील होगा। अब अगर मैं बात करूं, एक बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया और वो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके सामने सब चीज लिखी हुई है, आप लोग आंसर करना। क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द
concentration of carbon dioxide in atmosphere in ppm, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन था व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इन पीपीएम, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो बेसिकली स्टूडेंट क्या होता है, जैसे इसने पहला ही ऑप्शन दिया 0.04, सेकंड ऑप्शन दे दिया उन्होंने 4, थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन दे दिया उन्हें 400, है ना, और डी ऑप्शन दे दिया इन्होंने 4000, ऐसे ऑप्शन दे दिया। तो बच्चा क्या करता है, अरे ये तो हमने मुकेश सर से पढ़ा था, उन्होंने कहा कि कटवा के 0.04 कर लेना। अरे भाई नहीं, ये 0.04 परसेंटेज में है। अगर परसेंटेज में पूछे तो आंसर करना है, इसने पीपीएम में पूछा, पीपीएम में। तो कोई चीज परसेंटेज में दी हुई हो और उसको पीपीएम में निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? पीपीएम का मतलब पार्ट्स पर मिलियन। तो बेसिकली ऐसा कैसे होगा, ये ऐसे होगा। परसेंटेज का मतलब क्या है, 100 में, है ना। तो 100 में हमें पता है कितना है 0.04, 100 में कितना है 0.04, ये है, इतना तो पता ही है परसेंटेज का मतलब। अगर मैं एक में देखूंगा तो कितना हो जाएगा 0.04 बटे 100, और आपको देखना है पीपीएम में। पीपीएम का मतलब होता है 10 की घात 6, है ना, 10 टू द पावर 6। तो अब ये कितना हो जाएगा 0.04 अपॉन 100 इंटू 10 टू द पावर 6, ये हो गया। यहाँ पे हट गया, दो नीचे आ गया, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट हटाएगा तो 2 से 2 आ गया। ये 4 है, ये 6 है, तो ऊपर 2 बच गया, यानी कि 4 के आगे 20, यानी कि 400। तो राइट आंसर क्या हो गया 400। तो इस तरह से परसेंटेज में दिया हुआ हो तो परसेंटेज में, और पीपीएम में दिया हुआ हो तो पीपीएम में आप करोगे। ठीक है, कर दोगे भैया? बोलिए, यहां तक कोई डाउट है? चलो, नहीं है डाउट। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं, जो आपसे क्वेश्चन नेट में पूछा गया था। ये क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन, सुनिए। ये क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग गैसेस इन इंक्रीजिंग। मैं आपको पोल दूंगा, कोई भी कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, कोई भी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा। मैं पोल दूंगा, आपके पास एक पोल आएगा, पोल से ही आंसर करना है। क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग गैसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मिक्सिंग रेशियो इन द एटमॉस्फेयर। दीज आर गैसेस, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, यानी कि लोअर टू हायर। ऑल द वेरी बेस्ट, यू हैव 10 सेकंड्स टू थिंक। ओके, मैं पोल दे रहा हूं, ऑल द वेरी बेस्ट। फारूगिरी जी प्लीज पोल में कुछ भी ना लिखें, मैं सॉरी कमेंट में पोल दूंगा मैं, तभी आंसर करना है। ऑल द वेरी बेस्ट। ओनली 50% स्टूडेंट्स ने राइट आंसर दिया, आई थिंक। ये क्या हुआ? इसका राइट आंसर सेकंड है। कमेंट बॉक्स में आंसर ना दें प्लीज। क्या हुआ अभी? अभी सामने ही तो दिखाया था, कमेंट बॉक्स में आंसर ना करें। सबसे कम क्या है इनमें? जीनोन है। अभी हमने ये देखो, ये देखा तो था, ये सबसे कम से ज्यादा की तरफ पूछ रहा है। अभी भी बहुत सारे बच्चों ने गलत किया। कैसे गलत हुआ बताओ भाई, कहाँ कॉन्सेंट्रेशन था? बताओ बताओ, अरे बोलो तो सही, कुछ तो बोलो, इतना गलत क्यों हुआ? चलो कोई बात नहीं, अब आगे से गलत नहीं करोगे, एग्जाम में गलत नहीं करोगे ना? यहां कोई बात नहीं है, एग्जाम में गलत नहीं करोगे। यस और नो? बोलो बोलो, एग्जाम में गलत करोगे कमल जी? यस और नो? एग्जाम में गलत नहीं करना। चलो वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगर हम बात करें, है ना, उसके बाद हम बात करें एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर में आपको पता है हम कुछ लेयर्स की बात करते हैं। ठीक है, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, इसके एकदम सबसे पास है, आपको पता है, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद है मेसोस्फेयर, ठीक है, और उसके बाद है थर्मो या आयनोस्फेयर, और सबसे बाहर है एक्सोस्फेयर। ऐसा ही है, ये एक्सोस्फेयर हो गया, ये है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, ये स्ट्रेटोस्फेयर, ये मेसोस्फेयर, ठीक है, ये थर्मो या फिर आयनोस्फेयर। ऐसे हम बात करते हैं बेसिकली। तो टोटल कितनी लेयर्स हैं?
कितनी वर्टिकल लेयर्स है टोटल? अगर ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे तो कितनी टोटल वर्टिकल लेयर्स है एटमॉस्फेयर में? 5 है। आपको अरेंज करना भी पूछा जा सकता है। अरेंज करना कैसे? आपको अर्थ के एकदम पास से कौन सा है, तो सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर है अर्थ के पास, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर है, उसके बाद मेसोस्फेयर है, उसके बाद थर्मो, और उसके बाद एक्सोस्फेयर है। ऊपर से नीचे भी पूछा जा सकता है सीक्वेंस, नीचे से ऊपर भी पूछा जा सकता है सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस आपको बेसिकली ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट, कई बार बेसिक सा क्वेश्चन बन जाता है और हम गलत कर देते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। अब बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि एटमॉस्फेयर में ये लेयर्स हैं, ठीक है, ये लेयर्स हैं। तो ये लेयर्स किस बेसिस पे बनाई है? ऐसे तो है नहीं कि वहां पे कोई ये लेयर है भाई, अंदर नहीं आना, ऐसा तो है नहीं ना। बेसिकली ये कैसे किया है, एक तो टेम्परेचर प्रोफाइल को देखते हुए, है ना, उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और गैस की जो कंपोजिशन है उसको देखते हुए बेसिकली ये वर्टिकल डिवीजन किया गया है, ठीक है। तो अगर हम, है ना, आप मुझे एक बात बताइए, जब हम अर्थ सरफेस से ट्रोपोस्फेयर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर कम होगा या ज्यादा होगा? मेरा क्वेश्चन सुनना, जब हम अर्थ सरफेस से ट्रोपोस्फेयर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा या इंक्रीज? वेरी गुड, डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है। इसीलिए तो हम एक काम करते हैं ना, बेसिकली हम घूमने कहाँ जाते हैं, जैसे गर्मियों के दिनों में हिल स्टेशन पे जाते हैं, क्योंकि एक हाइट पे जाते हैं। तो जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ट्रोपोस्फेयर की तरफ हाइट पे जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ही हम स्ट्रेटोस्फेयर में एंटर करने शुरू करेंगे फिर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, उसके बाद फिर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर इंक्रीज हो जाएगा। ये कंडीशन चल रही है, ठीक है। तो पहले याद रखना, इंक्रीज, पहले डिक्रीज होगा, ठीक है, फिर इंक्रीज होगा, ठीक है, प्लस फिर डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा। ये बेसिकली चलता है, ठीक है। और आपको पता है जब हम अर्थ सरफेस से बेसिकली जाते हैं ये ट्रोपोस्फेयर की हाइट पे तो डिक्रीज होता है, क्योंकि आपको क्यों होता है, कोई रेज हैंड करके ऑप्शन बता सकता है ऐसा कि इसके पीछे क्या रीजन है कि जब हम आप अर्थ सरफेस से एक हाइट की तरफ, ट्रोपोस्फेयर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, इसके पीछे रीजन क्या है? एहसान जी ने रेज हैंड किया है। सब स्टूडेंट इंटरेक्ट करके बताइए ऐसा क्यों होता है। कनेक्ट कर रहे हैं एहसान जी? हेलो जी सर। जी सर, एहसान जी बताइए। जी सर, ये एयर जो है डेंसिटी कम होती है, डेंस कम होते हैं एयर, जो जैसे हम ऊपर जाते हैं। ठीक है, एयर डेंस कम होता है, एक रीजन मान लें, और दूसरा, और कोई रीजन? सर प्रेशर भी कम होता है। चलो मैं बोलता हूँ, मैं बताता हूँ अभी। चलो आपने अच्छा, गुड किया। देखियो बेसिकली क्या होता है, इसके पीछे रीजन क्या होता है, सुनिए। देखिए देखिए इसमें क्या होता है, आप ऐसे समझिए इसका रीजन क्या होता है। ये अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे सन का एनर्जी, ये सन है, यहाँ से सन एनर्जी आई, कुछ एनर्जी इसने एब्जॉर्ब कर ली, है ना, अर्थ ने, ये अर्थ है बेसिकली, ध्यान रखना ये अर्थ है, और अर्थ ने कुछ एब्जॉर्ब कर ली, और कुछ आपको पता है बेसिकली वापस क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। दिस इज लॉन्ग वेव। आने वाली शॉर्ट वेव्स होती हैं, जाने वाली लॉन्ग वेव्स होती हैं। तो अब बेसिकली क्या होता है कि इसके जो आसपास की एयर होती है या आसपास की जो मिक्सचर ऑफ गैसेज है, जैसे ये आसपास की है, तो ये लॉन्ग वेव के कांटेक्ट में आ जाती है तो ये गर्म हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे उनका कांटेक्ट लॉन्ग वेव से कम होगा, तो वो बेसिकली क्या होगी, इससे ठंडी होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जाते हैं तो बेसिकली क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठीक है। एक बार कंफर्म कर दीजिए, एवरीथिंग इज ऑडिबल और विजिबल। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, एवरीथिंग इज ऑडिबल, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए दोबारा सुनिए, ये क्या कंसेप्ट था, एक बार दोबारा सुनिए। चलो मैं दोबारा ही बना के आपको समझाता हूँ, रिपीट करता हूँ। मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, मैं ये समझा रहा हूँ कि क्या रीजन है कि ट्रोपोस्फेयर में हम एक हाइट पे जाते हैं तो टेम्परेचर बेसिकली डिक्रीज होता है। इसके रीजन को जाने, एयर की डेंसिटी कम होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखिए ये अर्थ है मान लेते हैं, और यहाँ पे ये सोलर एनर्जी है, ये सन है, यहाँ पे एनर्जी आई, शॉर्ट वेव आई, और रिफ्लेक्ट होके आपको पता है कौन सी वेव्स होती है, लॉन्ग वेव्स रिफ्लेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे जो लॉन्ग वेव्स है जो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे बेसिकली जो एयर है ना, यानी कि मिक्सचर ऑफ गैसेज है, वो इस लॉन्ग वेव के कॉन्टेक्ट में आएगा।
तो ये लॉन्ग वेव से क्या करेगा, इसको हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये वाली गर्म हो जाएगी, इसके ऊपर वाली थोड़ी कम गर्म होगी, इसके ऊपर वाली थोड़ी कम गर्म होगी, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन है, एक तो डेंसिटी कम है, एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगा, उस वजह से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है। और वैसे ही जैसे ही हम स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हैं तो वहां टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ओजोन लेयर है, ठीक है ना, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है, सबको ये कंसेप्ट समझ में आया। आपको एक बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए ओजोन है वो कौन सी लेयर में होता है, ओजोन, सॉरी, ओजोन होता है वो कौन सी लेयर में है, ओजोन कौन सी लेयर में बताना। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, कौन सी लेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में। कौन सा है, स्ट्रेटोस्फेयर में। आपको पता है बेसिकली अगर मैं बात करूं तो लगभग 90% ओजोन इसमें है, 90% ओजोन इसमें है, 90% ओजोन इसमें है, लगभग 90%, जिसको आप ओजोन लेयर बोलते हो वो स्ट्रेटोस्फेयर में है। और अबाउट 10%, अबाउट, है ना, 10% ओजोन है वो यहाँ पे है स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर में। अबाउट 10% ओजोन है वो किसमें है, ट्रोपोस्फेयर में। लेकिन 90% ओजोन है वो स्ट्रेटोस्फेयर में है। तो अगर आपसे कोई पूछे ओजोन कहाँ पे है तो हम कहेंगे स्ट्रेटोस्फेयर में। कहाँ पे है, स्ट्रेटोस्फेयर में, इसी में ओजोन लेयर है बेसिकली। तो इसमें गुड ओजोन कौन सी होती है, गुड ओजोन कौन सी होती है, गुड ओजोन, वेरी गुड, जो यहाँ पे है वो गुड ओजोन है, जो स्ट्रेटोस्फेयर में है वो गुड ओजोन है। तो वो गुड ओजोन क्यों है, बेसिकली गुड ओजोन क्यों है बताइए, क्योंकि सन से आने वाली यूवी रेज को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, सन से आने वाली यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर यूवी रेज हमारे पास आ जाएगी तो स्किन कैंसर जैसी डिजीज हो जाएगी, तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए गुड ओजोन है। और जो ट्रोपोस्फेयर वाली है वो कैसी ओजोन है, ट्रोपोस्फेयर वाली ओजोन है, ये कैसी ओजोन है, ये बैड ओजोन है। कैसी ओजोन है, बैड ओजोन है। क्यों है बैड ओजोन, बिकॉज दिस इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ये कौन सा पोल्यूटेंट है, दिस इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सेकेंडरी पोल्यूटेंट का मतलब होता है ये डायरेक्टली इमिट नहीं होता, ये रिएक्ट करके बनता है। दिस इज डायरेक्टली इमिट नहीं होता, ये रिएक्ट करके बनता है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। दिस इज बैड ओजोन, क्योंकि इसकी वजह से ये एक ग्रीन हाउस गैस है। अगर जो ओजोन ट्रोपोस्फेयर में है इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो दिस इज बैड ओजोन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली बैड ओजोन कैसे बनती है मैं आपको बता देता हूं। जैसे NO2 है ना, NO2 है हमारे एटमोस्फेयर में, उस पर सन की एनर्जी पड़ेगी, सन की एनर्जी पड़ेगी तो ये NO2 NO प्लस O में टूट गया, ठीक है। और ये O है वो ऑक्सीजन जो हमारे पास एटमोस्फेयर में है उससे रिएक्ट करेगा और क्या बन गया, O3 बन गया, ओजोन बन गया। दिस इज ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, जिसको फोटो डिसोसिएशन बोलते हैं, ठीक है ना, यानी कि फोटोन यानी कि सन एनर्जी के आने से वो टूट जाता है बेसिकली, है ना। और मुझे एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, जो एक बार आपको नेट के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया, स्टेटमेंट्स देके पूछा गया, और मैं आपको एक लाइन मेरे अच्छे से सुनना, आपको फिर कमेंट बॉक्स में आंसर करना। मुझे एक बात बताओ, जो ओजोन जो बनेगी बेसिकली, ये ओजोन कब बनेगी ज्यादा, ये मॉर्निंग इवनिंग में ज्यादा बनेगी या फिर दोपहर में, यानी कि जो नून का टाइम होगा तब ज्यादा बनेगी सामान्यतः, कौन से टाइम में ज्यादा बनेगी। मैं क्या कह रहा हूं कि ओजोन कौन से टाइम में ज्यादा बनेगी, मॉर्निंग इवनिंग में ज्यादा बनेगी या नून के टाइम में ज्यादा बनेगी, मेरा ये क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आया था, ये नून के टाइम ही ज्यादा बनेगी ना, क्योंकि हमें ओजोन बनने के लिए बेसिकली क्या चाहिए, सन एनर्जी चाहिए। और सन एनर्जी जो सोलर की जो टेम्परेचर वाली बात है वो नून में बहुत ज्यादा होगा। तो नून में ये ज्यादा टूटेगा, ये ज्यादा टूटेगा, ये ज्यादा टूटेगा, फोटो डिसोसिएशन ज्यादा होगा तो ये ज्यादा बनेगा। तो ये आफ्टरनून और नून का जो टाइम होता है वो ज्यादा होता है इसमें। जो बच्चा मॉर्निंग लिख रहा है वो गलत लिख रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आई आपको। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है जिसको हम बेतार संचार बोलते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन, आप बताइए कौन सी लेयर हेल्प करता है बताइए, आयनोस्फेयर, कौन सा करता है, आयनोस्फेयर, वेरी गुड, थर्मोस या आयनोस्फेयर बेसिकली, आयनोस्फेयर,
ठीक है, ये आयंस होते हैं, आयंस की वजह से बेसिकली क्या होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। एक स्टूडेंट ने लिखा है, मैंने देखा कि जो सोलर एनर्जी है या जो शॉर्ट वेव्स है उसको ग्रीन हाउस गैसेस क्यों एब्जॉर्ब नहीं करता, ऐसा किसी स्टूडेंट ने लिखा है ना, यही क्वेश्चन था किसी स्टूडेंट का कि क्या कारण है कि शॉर्ट वेव्स को है। हाँ, बेसिकली देखिए सीधी सी बात है, एनर्जी बहुत हाई होगी। एक आप रिलेशन जानते होंगे, दैट इज E इक्वल टू एच न्यू, है ना, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। और एनर्जी क्या होगा, एनर्जी अगर बात करेंगे प्रोपोर्शनल टू 1/λ हो जाएगा। ये बेसिकली हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप एक बात सुनिए, जैसे आप घर से निकले, है ना, और कहा भाग के आ, कितनी एनर्जी के साथ निकले, फटाफट भाग के निकले और दीवार में जाके लग गए, ठीक है। अब आते हुए आएंगे तो कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे, आते हुए कोई भी हाथ लगा के रोक देगा, क्योंकि एनर्जी तो दीवार में सिर मार के दे दी, ठीक है। वही बात यहाँ है, एनर्जी बहुत कम हो जाती है लॉन्ग की, और ठीक है, और आते हुए की एनर्जी ज्यादा है। बात समझे कि नहीं समझे? हम्म। चलो आगे बात करते हैं। अब ये बेसिकली जो मैं आपको बता रहा था वही बात है, ठीक है, जो अभी हमने बात की कि टेम्परेचर कम होगा। यहाँ पे एक शब्द देखिए, यहाँ बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो जाइए। यहाँ देखो, हम टेम्परेचर, हम जब अर्थ सरफेस से ट्रोपोस्फेयर की तरफ जा रहे हैं तो देखिए टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज होते होते -60 आ गया, -60 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लाइन है, दैट स्ट्रेट लाइन, दिस इज ट्रोपोपोज, ट्रोपोपोज, यहाँ पे ट्रोपोपोज है। यहाँ पे जाओगे देखो स्ट्रेटोपोज है, एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे मेसोपोज है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या बता रही है, ये स्ट्रेट लाइन, ये आइसोथर्मल की लाइन होती है, यानी कि यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, दिस इज आइसोथर्मल। वेरी नाइस, आइसो मतलब यहाँ पे इस लाइन पे -60 ही रहेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होएगा, दिस इज कॉल्ड आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट। वेरी नाइस, आप बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, इन सब लेयर्स को देख के अगर कोई आपको पूछे सबसे मिनिमम टेम्परेचर कहां पे दिख रहा है आपको, इन सब लेयर्स में बात करें तो सबसे मिनिमम टेम्परेचर कहां दिख रहा है, मेसो में दिख रहा है, ठीक है। वेरी नाइस। और ये एक स्पेशल नोट है, ये नोट भी आपको ध्यान रखना है, क्या है, about 99% of the total atmospheric mass is concentrated in the first 20 miles above earth surface। ये मैंने आपको लाइन बताई थी एक बार नेट के एग्जाम में, ये डायरेक्ट लाइन पूछी गई थी कि about 99% of total atmospheric mass is concentrated in the first 20 miles, about 32 kilometer above earth surface। What is the reason behind this? इसके पीछे कारण क्या है, कि अब इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी, ठीक है। और आपको पता है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन के अंदर लगभग 90%, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन कितना है, लगभग 90% ओजोन है। और अगर कॉन्सेंट्रेशन पीपीएम में बात करें, 90% तो है, ये प्रतिशत में आ गया, अगर पीपीएम में बात करें तो लगभग कंसेंट्रेशन है 2 to 8 पीपीएम। कितना कंसेंट्रेशन है, तो 2 से 8 पीपीएम, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, बिल्कुल एक डीप ब्रीथ करिए, कॉन्सेंट्रेट, एकाग्र मेरी तरफ हो जाइए, वापस चलते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। अब ये कुछ बातें हैं, ये जो हमने अभी समझा है ये नोट डाउन है, अब एक एक चीज को हम देख लेते हैं। बेसिकली ये कह रहा है कि एयर टेम्परेचर यूजुअली डिक्लाइन, ये जो हम बात कर रहे थे कि एयर टेम्परेचर यूजुअली डिक्लाइन फ्रॉम द अर्थ सरफेस विथ इंक्रीजिंग हाइट अप टू अबाउट 11 किलोमीटर, लगभग 11 किलोमीटर की हाइट पे बेसिकली वो कम होएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ना, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर की वाली भी बात आ जाएगी 18 अक्टूबर के बाद, लेकिन 18 किलोमीटर के तक वो लगभग कम होता है। इसके पीछे जो रीजन मैंने आपको बताया था एक डायग्राम बना के, देखो लिखा हुआ है ना, ड्यू टू द फैक्ट द एयर नियर द अर्थ सरफेस गेट्स हीटेड अप मच मोर बाय अर्थ इमिटेड लॉन्ग वेव्स रेडिएशन, है ना, एनर्जी देन एयर विच इट अवे फ्रॉम इट, ठीक है। जो लॉन्ग वेव निकलती है, जो अर्थ सरफेस के बिल्कुल पास वाली एयर होगी वो ज्यादा हीट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और ट्रोपोपोज हमने बात की थी कि एक आइसोथर्मल लेयर है, ठीक है ना, आइसोथर्मल लेयर है। तो मुझे एक बात बताइए, व्हाट इज द लैप्स रेट इन आइसोथर्मल, कितना होगा,
लैप्स रेट कितना होगा आइसोथर्मल में? लैप्स रेट कितना होगा? वेरी नाइस, जीरो। शेर खान वेरी नाइस, जीरो होगा। लैप्स रेट क्या होता है कि कितना डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर। जब मैंने आइसोथर्मल बोल दिया तो डिक्रीज और इंक्रीज की तो बात ही नहीं हुई, सेम हो गया। सेम हो गया तो डिक्रीज कुछ हो, चेंज ही नहीं हो रहा, कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो मतलब जीरो चेंज, ठीक है ना। तो आइसोथर्मल इट कैन बी ऑब्जर्व दैट जस्ट अबव ए सर्टेन हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर द left side become zero, which means the air temperature about -60 डिग्री सेल्सियस। ये बात हम ट्रोपोपोज वाले की कर रहे हैं, रिमेन कांस्टेंट विद एल्टीट्यूड इन दैट रीजन एंड आइसोथर्मल इक्वल टेम्परेचर लेयर, ठीक है। और ये नोट है, ये नोट बेसिकली हम जो इतनी देर से बात कर रहे हैं, इस नोट को नोट की तरह से संभाल के रखना। द हाइट ऑफ ट्रोपोपोज जनरली इंक्रीज इन समर एंड डिक्रीज इन विंटर एट ऑल एल्टीट्यूड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, कोई स्टूडेंट एक्सप्लेन करेगा इसको? ये नोट है, द हाइट ऑफ ट्रोपोपोज जनरली इंक्रीज इन समर एंड डिक्रीज इन विंटर एट ऑल एल्टीट्यूड। Alert to exit full screen. Press ESC. Title bar. Title bar. Title bar. थर्मल एक्सपेंशन, वेरी गुड, राइट आंसर। इसके पीछे रीजन सीधा सा ये है। आप मुझे एक बात बताइए, कोई चीज जब हीटेड होगी, गर्म होगी, तो वो हल्की होगी या भारी होगी? कोई भी चीज जब गर्म होती है बेसिकली, तो वो हल्की होती है या भारी होती है? यानी कि उसका वेट कम होता है या ज्यादा? लाइट वेट होता है, लाइट वेट होता है, लाइट होता है। जैसे मैं अगर बात करूं इसको पूरा गर्म करूं, है ना, तो जैसे एयर पार्टिकल्स है वो गर्म हो गए, गर्म हो गए तो हल्के होंगे, हल्के होंगे, हल्के होंगे तो राइजिंग अप हो गए, थर्मल एक्सपेंशन होगा। तो समर में थर्मल एक्सपेंशन होएगा, थर्मल एक्सपेंशन होएगा तो क्या होगा? हाइट बढ़ेगी, क्योंकि ऊपर तक जाएंगे, हल्के होंगे। तो यही कह रहा है, द हाइट ऑफ ट्रोपोपोज जनरली इंक्रीज इन समर बिकॉज थर्मल एक्सपेंशन। टेम्परेचर बढ़ा तो लाइट वेट हुआ, लाइट वेट हुआ तो थर्मल एक्सपेंशन ऊपर जाएगा, और डिक्रीज हो जाएगा विंटर में, ठीक है ना, क्योंकि विंटर में टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, थर्मल एक्सपेंशन हो नहीं रहा, उनकी जो हैवी होगा, हैवी होगा तो नीचे रहेगा। इसीलिए आपने देखा होगा, सुना होगा, जो डॉक्टर्स हैं वो क्या बोलते हैं कि जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको विंटर में अर्ली मॉर्निंग वॉक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे का रीजन क्या होता है कि जो एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो पोल्यूटेंट्स हमारे हैं, वो विंटर में नीचे ही रहते हैं, क्योंकि वो ठंडे हैं, ठंडे हैं तो हैवी है तो नीचे ही रहेंगे, तो वो रेस्पिरेशन करेंगे तो अंदर जाएंगे, और हमारा जो लंग्स होता है उसका भी टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो एक्सपेंशन नहीं होता, उसका भी वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, तो उसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ये बातें आप ध्यान रखोगे, ठीक है, वेरी नाइस। उसके बाद ट्रोपोस्फेयर की कुछ बातें जो मैंने बोली है या सब लिखा हुआ है। बेसिकली क्या है, ये जो ट्रोपोस्फेयर शब्द है बेसिकली ये कहां से हुआ है? ये ग्रीक शब्द है ट्रोपिन, ट्रोपिन शब्द से आया है, और ट्रोपिन्स का मतलब होता है चेंज या फिर सर्कुलेट या फिर मिक्स। आपसे ये मतलब है इसका, क्यों है? आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको कोई पूछ ले कि ऑलमोस्ट जो वेदर की चेंजेस होते हैं, जो वेदर फिनोमिना है, वो कौन सी लेयर में होता है? जो भी वेदर की कंडीशन होती है, जैसे बादल बनना, बारिश होना, ये सब कहाँ पे होता है? ये कहाँ होता है? ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। तो इसीलिए ये शब्द बेसिकली यही से लिया गया है। एक ग्रीक शब्द है ट्रोपिन, वेरी नाइस। इसका मतलब होता है टू चेंज, सर्कुलेट और मिक्स, है ना। और आपको पता है ये अर्थ सरफेस के एकदम पास है, तो हम कह सकते हैं इट इज कंसिडर्ड एज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर। आपसे सीधा पूछ लेते हैं विच वन इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर, तो ये ट्रोपोस्फेयर अर्थ के बिल्कुल पास है। ट्रोपोपोज क्या होता है? वो सेपरेट करता है। ट्रोपोपोज किसको सेपरेट करता है? ये कहां थी ट्रोपोपोज? ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच थी ना, तो हम कह सकते हैं ट्रोपोपोज सेपरेट्स ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। और ये लाइन ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना दैट experience like convection, turbulence and most of the cloud formation occurs in this, ठीक है ना। वो बाद में बात करेंगे, सैम जेट स्ट्रीम की बात बाद में करेंगे। और अगर हमने बात की थी, ये हम बात करेंगे मोनिका क्लोसमैंग, ये कई सारी चीजें होती है, यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। ये बेसिकली हीट ट्रांसफर की बात होती है, हीट ट्रांसफर होना,
ठीक है। जैसे ये हमने कोई रोड गर्म किया, इसके आसपास पास कोई रोड लगी है, उसमें टेम्परेचर चला गया। इस तरह से कई सारे शब्द पढ़ते हैं हम, है ना, कंडक्शन जैसे पढ़ेंगे, तो ये आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ना, ये बस आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है मोनिका मैम। ये हीट ट्रांसफर का मसला है, ये ध्यान रखो, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। टेम्परेचर डिक्रीज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 160 मीटर ऑफ हाइट। ये याद रखना फैक्ट, ये सिर्फ हमें पता है कि बेसिकली हम ट्रोपोस्फेयर में एक हाइट पे जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो किस रेट से डिक्रीज होता है? टेम्परेचर डिक्रीज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर ऑफ हाइट। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ पे देखना कोई यूनिट चेंज ना कर दे, 160 मीटर हाइट पे कितना है? 1 डिग्री सेल्सियस, ये याद रखना है। और आप मुझे एक बात बताओ, इस स्क्रीन को मत पढ़ना प्लीज, अपने दिमाग में एक बात रखो, शांति से मुझे आंसर देना, स्क्रीन को पढ़ के आंसर नहीं देना। आप लोग मुझसे प्रॉमिस कर रहे हो स्क्रीन को नहीं पढ़ोगे। मुझे एक बात बताओ, जो थिकनेस है ना, है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है बिंट जी। आप मुझे एक बात बताइए, एक चीज बताइए कि थिकनेस जो होगी ट्रोपोस्फेयर की, है ना, इस लेयर की, वो इक्वेटर पे ज्यादा होगी या पोल्स पे ज्यादा होगी? थिकनेस, यानी कि जो थिकनेस है किसकी, ट्रोपोस्फेयर की थिकनेस है, वो इक्वेटर पे ज्यादा होगी या पोल्स पे ज्यादा होगी? ये एक बार ज्योग्राफी के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, और आपको पता है ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट तो बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। तो ये राइट आंसर है इक्वेटर, और इसका रीजन सीधा सा पता है, क्योंकि इक्वेटर पे टेम्परेचर पड़ेगा, और टेम्परेचर सीधा पड़ेगा तो थर्मल एक्सपेंशन होगा, तो एक हाइट पे जाएगी, तो एक्सटेंशन बढ़ेगा, तो वो क्या होगा, बेसिकली थिकनेस ज्यादा होगी, है ना, यही होगा ना, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन होगा, है ना। तो थिकनेस ऑफ दिस लेयर वेरीज फ्रॉम 7 to 8 किलोमीटर एट पोल्स एंड 16 to 80 किलोमीटर ओवर द इक्वेटर। और इसका रीजन भी लिख दिया, द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ एयर ओवर इक्वेटर इज मोर देन द पोल्स, है ना, दैट मेक्स द एटमॉस्फेयर थिकर ओवर इक्वेटर देन ओवर द पोल्स। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद में चार्ल्स लॉ की बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चार्ल्स लॉ रिलेट करता है। आपको सीधा सा बताओ, चार्ल्स लॉ क्या कांस्टेंट करता है? हमने एक आइडल गैस के बारे में पढ़ते हैं ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये पढ़ते हैं ना। तो चार्ल्स लॉ किसको कांस्टेंट करता है? चार्ल्स लॉ कांस्टेंट करता है प्रेशर को। ये कहता है कि हम अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं, इसको हमने कांस्टेंट कर दिया, ठीक है ना, अब ध्यान से समझना, इस प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, और ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट है हमारी, ठीक है। तो V प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया? T के हो गया। यानी कि जैसा जैसा टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। तो मुझे एक बात बताइए, ये कह रहे हैं डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बताइए इससे। अगर हम, ये होता है, अगर हम किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो मुझे बताइए उसका डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर किसी बॉडी का हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसकी डेंसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? व्हाट इज द इफेक्ट? डेंसिटी रिड्यूस होगी, डेंसिटी डिक्रीज होगी। क्यों होगी? आपको सबको पता होगा, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है। और आपने, ये होता है डेंसिटी, और जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम ये बढ़ेगा, तो ये तो डेंसिटी कम होगी होगी। ये इंपॉर्टेंट, यही कहना चाहते हैं ये, कि डेंसिटी रिड्यूस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं बात कर रहा था, जैसे हम बात कर रहे थे ना कि ह्यूमन के जो लंग्स हैं बेसिकली वो श्रिंक हो जाते हैं सर्दियों के टाइम में, क्योंकि जॉगिंग वगैरह करते हैं तो हमें विंटर डेज में सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि टेम्परेचर कम है तो वॉल्यूम बेसिकली बढ़ेगा नहीं, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। और हॉट एयर बैलून्स देखे होंगे आपने, जब हमने फ्यूल इग्निट करते हैं तो वो ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि जो इनसाइड जो एयर होती है वो बेसिकली क्या होती है? हीटअप होगी, हीटअप होगी तो हल्की होगी तो ऊपर जाएगा, है ना। ये चार्ल्स लॉ की बात कर रहा है। तो ये सब बातें हैं, और ये ऊपर ऊपर स्टेटमेंट लिखा हुआ है जो हम इतनी देर से बात कर रहे थे, ठीक है। तो आप मुझे एक बार बताइए, आपको सबको पढ़ने में आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है? ठीक है, एकदम बढ़िया।
चलो वेरी नाइस। इसी तरह हम एक एक टॉपिक को हमेशा करते रहेंगे, बस आप रिलैक्स होके पढ़ते रहिए बिल्कुल शांति से, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब हम कुछ बात करते हैं, आप थोड़ा सा डीप ब्रीथ करिए, कॉन्सेंट्रेट करिए, एकाग्र करिए, एक बहुत प्यारा टॉपिक करते हैं, है ना। टेम्परेचर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, हम ट्रोपोस्फेयर में ही है अभी। लैप्स रेट क्या होता है आपको पता है? लैप्स रेट होता है ग्रेजुअल फॉल, जो धीरे धीरे टेम्परेचर, जब हम ट्रोपोस्फेयर की तरफ जाते हैं हाइट पे, तो जो टेम्परेचर गिरता है उसको हम यूज करते हैं लैप्स रेट, है ना। अरे शेर खान जी, बिल्कुल टेंशन क्यों लेते हो आप, सब होगा। बी हैप्पी, बी रिलैक्स, ठीक है। चलो लैप्स रेट की बात करते हैं फिर हम, है ना। अभी हमने बात की थी तो सैम, रेट अभी करेंगे, आप एक बार रिलैक्स रहिए, पूरा सुनिए ये लैप्स रेट के बारे में अभी बात करेंगे, ठीक है। और जो आपको थोड़ा से बातें हो रही है कि टाइमिंग, वो एक बार मैं थोड़ा बाद में बात करता हूं, एक बार पहले इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। लैप्स रेट क्या होता है? लैप्स रेट अराइज फ्रॉम द वर्ड लैप्स, इट सेंस ऑफ ग्रेजुअल फॉल। जैसे हम बात कर रहे थे ना, जैसे ट्रोपोस्फेयर में एक हाइट पे जाते हैं, धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है, ग्रेजुअल फॉल जो होता रहता है, यानी कि रेट जो है चेंज ऑफ टेम्परेचर जो होता रहता है, ग्रेजुअल फॉल, उसको हम लैप्स रेट बोलते हैं। तो लिखा हुआ है ना, द लैप्स रेट इज द रेट एट विच an atmospheric variably, normally temperature in Earth's atmosphere, falls with altitude. This concept is most often applied to Earth's troposphere. ये जो concept है basically कहाँ पे applied है? troposphere में ही applied है, क्योंकि ऊपर तो temperature बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये देखिए ये नोट क्या कह रहा है, we usually feel cooler on the top of a mountain than in the valley below, and chance of encountering snow or ice is greater in higher hills than a hill with a low altitude. ये तो आप जानते ही हो कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, वही तो बात कह रहा है जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, कि टॉप माउंटेन्स पे हम फील करते हैं, ठंडा फील करते हैं, कूलर फील करते हैं, बिकॉज हमें पता है ग्रेजुअल फॉल हो रहा है, लैप्स रेट हो रहा है, इसी की वजह से, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैच करना है। कमेंट बॉक्स में कोई भी आंसर नहीं करेगा, है ना। दिलबाग जी, लैप्स रेट को एक बार समझिए आप, क्या होता है? डिक्रीजिंग, फॉल होना, घटते हुए जाना, ठीक है। ग्रेजुअल फॉल इज लैप्स रेट, ठीक है। अब ये देखिए प्रोसेस, और इधर आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, और इसको आराम से मैच करना है। यू हैव 20 सेकेंड्स। चलो मैं पोल दे रहा हूं, ऑल द वेरी बेस्ट। About 75, 79%. Scan. Heading level 4 class leaderboard image. Unlabeled graphic. Unlabeled graphic. Heading level 4 Siharkhan. Heading level 5 2/2 and 3.1s. 6 unlabeled graphic. Heading level 4 Sonam Sharma. Heading level 5 1/2 and 1.7s unlabeled graphic. बोला भाई यूनिट को भी देख लेना, 165 बोला था, तो अब मेरी बात समझ गए होंगे, मैं यही क्वेश्चन के लिए आना चाह रहा था। लगभग 6.5 होता है पर किलोमीटर, ठीक है, ये लैप्स रेट हो गया। अगर बात करें ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट, ड्राई है, ड्राई एडियाबैटिक, हमने एयर पार्सल को बिल्कुल ड्राई किया हुआ है, तो ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट की बात पूछे तो वो होता है 9.8। तो यहाँ हमारे पास अप्रोक्स 10 भी लिख सकते हैं, तो 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, तो बी का 1 हो गया, या एग्जैक्ट वैल्यू उसकी 9.8 होती है, ठीक है। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, ये कंसेप्ट भी हम पढ़ेंगे कि क्या होता है बेसिकली। तो लैंड ब्रीज क्या होता है आपको सीधा सा पता है कि विंड है जो लैंड से सी की तरफ आती है, तो वो क्या हो गया? लैंड ब्रीज हो गया। और सी ब्रीज क्या हो गया? जो सी से लैंड की तरफ आती है, वो सी ब्रीज हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, और ये लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का जो कंसेप्ट है वो भी हम देखेंगे बेसिकली ये क्या कंसेप्ट है, ठीक है। तो ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट या मैं लिख भी दिया है, बेसिकली ध्यान रखें, द रेट एट विच टेम्परेचर ऑफ ए पार्सल ऑफ ड्राई एयर
decrease at the parcel is lifted in the atmosphere, the dry adiabatic lapse rate, जिसको शॉर्ट में DALR लिखा आएगा, dry adiabatic lapse rate is 5.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 1000 फीट। अगर फीट और फ़ारेनहाइट की बात करें या फिर किलोमीटर और डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ये ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट है, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, और ये जो आगे वाला कंसेप्ट है ये हम क्लास कल के सेशन में करेंगे, थर्मल इन्वर्जन। आज के लिए इतना ही करूंगा मैं, क्योंकि अब थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा और कल फिर थोड़ा और क्लास को बढ़ाएंगे, ठीक है। और बहुत बहुत थैंक यू। तो कल फिर 5:25 मिलते हैं। और हाँ, जो स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं ले पाए थे उनके लिए थोड़ा ऑफर हमने 2-3 दिन के लिए बढ़ा रहे हैं। बच्चों का फोन आया कि प्लीज 2-3 दिन के लिए बढ़ा दीजिए, तो वो ऑफर थोड़ा हम एक्सटेंड कर रहे हैं। अगर कोई आपका साथ वाला हो तो आप कह सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं, सेम टाइमिंग 5:25।